तो हमने ये समझा था कि किसी भी चीज की इंस्टेंटेनियस रेट को राइट हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लिमिट ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस 0 कर देंगे आप, तो ये x के चेंज होने की इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगी। जैसे कि यदि मुझे करंट लिखना है तो करंट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो वो ऐसे हो जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज ऑन टाइम, राइट। क्योंकि हमें ज़्यादा फिजिक्स अभी आती नहीं है, इस वजह से हम और वेरिएबल्स के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, राइट। तो और कोई वेरिएबल आपको याद आ रहे हो तो अपन ले लेते हैं, नहीं तो जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है वैसे तो, राइट, तो वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी चीज की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सो इसमें किसी को कुछ पूछना है तो यस कर दें, कुछ नहीं पूछना है तो नो कर दें। कुछ नहीं पूछना है तो नो कर दें। ओके, 17% बच्चों को कुछ पूछना है इस चीज के विषय में। आई होप मैं जब भी बोलता हूँ लोग किसी और चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, राइट। बोलिए क्या पूछना है इस विषय में। P is momentum, डेल्टा का मीनिंग ये सब पिछली क्लास में बता चुका हूँ मैं, ऑलराइट। यदि आप पिछली क्लास की चीजें पूछेंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा, सो प्लीज लुक एट द लास्ट लेक्चर बिफोर यू जॉइन दिस। वो कोर्स जरूर आज से है। ये न्यूटन का लॉ है, सेकेंड लॉ को न्यूटन ने ऐसे दिया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, राइट। ये सब पिछली क्लास में बता चुका हूँ। चलिए, तो प्लीज जो लोगों, कितने बच्चों की आज पहली क्लास है? दिस इज द फर्स्ट क्लास फॉर यू, प्लीज से यस। सो बेटा जो 22% बच्चे यस मारे हैं आज पहली क्लास करके, बच्चों आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, उससे भी ज्यादा है। 1/4 बच्चों की पहली क्लास है, तो बेटा आपको पिछला लेक्चर जो है बेटा देखना पड़ेगा, ऑलराइट। क्योंकि वो हमको कोर्स तो हम लोग एक 1 महीने का लॉन्च करते हैं, बट उसमें कई बार पिछले लेक्चर से कनेक्टेड होता है। तो आई रिक्वेस्ट दीज 24% स्टूडेंट्स टू आइदर हैव पेशेंस और लीव एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर एंड देन कम बैक एंड वॉच दिस। प्रीवियस लेक्चर से कनेक्शन है इसका, तो उसके बिना फिर समझ में नहीं आएगा। ओके, इट इज कनेक्टेड टू द प्रीवियस लेक्चर अनफॉर्चुनेटली। काइनेमेटिक्स और जो जा रहे हो छोड़ के, तो उससे पहले हम लोग काइनेमेटिक्स और कैलकुलस साथ साथ पढ़ा रहे होते हैं, ऑलराइट। वी टीच देम टुगेदर, एज इन मैथ्स हम नीड बेसिस पे पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर भी जो बच्चे पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, यदि वो कुछ डिस्कस करना चाहते हो, कोई बातचीत, तो वेक्टर थोड़ा हुआ है, थोड़ा नहीं हुआ है। एनएलएम थोड़ा हो चुका है, थोड़ा बचा है। हर चीज हम जरूरत के हिसाब से करते हैं। क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा यश मीणा जी, तो आप पढ़े मुझसे तो शायद नहीं लगेगा, पर पिछले लेक्चर से अटेंड करें, राइट। काइनेमेटिक्स चल रहा है विद कैलकुलस, पुराने लेक्चर साथ साथ सुनते हैं। हम मैथ्स अलग से नहीं पढ़ाते, बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ाते अलग से, हम मैथ्स और नीड बेसिस पढ़ाते हैं, ठीक है।
चलिए फिर मैं आगे बढ़ूं भाई। ऑलराइट, तो और भी कोई चीज आपको याद है जिसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हमसे कोई बोल रहा, तो ये हो जाएगा। जैसे कोई हमसे बोल दे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट एट विच एंगल इज चेंज, तो वो ये हो जाएगा। अपन को नहीं भी पता है कोई टर्म तो भी रेट ऑफ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ मतलब ये वाली चीज। अब मैथमेटिशियंस ने बोला यार बार बार इतना सारा लिखना पड़ता है, ऑलराइट, ये इतना सारा डेल्टा वेल्टा ये सब इतना सारा लिखना पड़ता है, तो इस पूरे सिंबल को उन्होंने शॉर्ट में ऐसे दिया कि करंट इज d by dt of charge and d by dt is an operator which says कि हम इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे हैं। यदि हमने किसी भी चीज के ऊपर d by dt लगा दिया तो इट बिकम्स इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे कि मैंने v को लिख दिया d by dt of s, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यदि मैंने लिख दिया d by dt of v, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वो हो जाएगा एक्सेलरेशन। So this is how we write instantaneous rate of change। या तो ऐसा लिख लो पूरा का पूरा, या ऐसे d by dt लिख दो। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था d by dt तो मेरे को लगा कि d को d से उड़ा देते q by d बन जाएगा, नहीं, ऐसे d को d से नहीं उड़ा सकते। d by dt is a complete operation signifying कि हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे हैं। हमको जिस चीज की भी इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है उसका हम d by dt कर देंगे, तो हमको उसकी इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाएगी। ना केवल इतना, मैथ्स में दे वांट टू फाइंड जनरल फॉर्मूला, इसलिए वो ऐसे लिख देते कि भाई d by dt की जगह d by dx of some variable y represents instantaneous rate of y, change of y with respect to x। थोड़ा बड़ा हो जाता है, instantaneous rate of change of y with respect to x, where y and x can be any variables। की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं कि सिर्फ टाइम के साथ ही चीजें चेंज हो, राइट, हम किसी और चीज के साथ भी चेंज देखना चाह रहे हो सकते हैं, तो मैथ्स में फिर उसको जनरल वेरिएबल बना देते हैं कि d by dx of y, जहां पे वो x के रिस्पेक्ट में चेंज है। इसी चीज को और समझाने के लिए इसका हम लोग ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देके फिर आप लोगों के जो डाउट्स है वो देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए we have got two variables x and y, right, and हमको किसी ने बोला कि इनका ग्राफ है कुछ, राइट, तो इनका कुछ ना कुछ ग्राफ हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो इनका कुछ ऐसा ग्राफ है, राइट, दिस इज हाउ y is with x। now this distance between these 2 points is delta x, this point is x1 comma y1, and this point here is x2 comma y2। इनके बीच में x में इतनी दूरी है, और y कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो वो ऐसे डेल्टा y आ जाएगा। पिछली क्लास में हमने बताया था डेल्टा y is basically this difference and delta x is basically x2 minus x1, right? अब मुझे कोई इनको ज्वाइन करने वाली सीकेंट ही बोलते हैं, उसकी स्लोप मांग ले tan थीटा, तो वो डेल्टा y by डेल्टा x हो जाएगी, जहां पे डेल्टा y is this। तो यहां तक आप सबसे पहले आराम से लिख लें, राइट, डाउन यहां तक लिख ले तो थम्स अप मार दीजिएगा।
ग्राफ बना ले अच्छी तरीके से। ओके ना, हम लोग एसेंशियली इसकी हेडिंग डालना चाहें तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस या डी बाई डी एक्स। ओके, अब y और x को कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना भाई कि y कुछ होना चाहिए और x टाइम ही होना चाहिए। नहीं, y कैन एंड x कैन बी एनी वेरिएबल, राइट? y and x can be any variable. Now, if I want to find, rather than slope of secant, slope of tangent, alright? यदि मैं यहाँ पर टेंजेंट की स्लोप निकालना चाहूँ x1, तो टेंजेंट तो ऐसा पॉइंट होता है जो कि सिर्फ एक ही पॉइंट को छूते हुए जाता है। एसेंशियली टेंजेंट क्या होता है? जो एक ही पॉइंट को छूते हुए जाता है, ऑलराइट? तो हम ये निकालना चाहते हैं टेंजेंट की स्लोप, राइट? We want to find this, और उसको हम लोग ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करना चाहते हैं। तो बड़े लोगों ने क्या बोला कि यार ऐसा करो, राइट? लेट दिस लिमिट ऑफ डेल्टा x अप्रोच जीरो, मतलब कि ये जो x2 पॉइंट है, x2, y2, इसको जस्ट इसके बगल वाला ही पॉइंट बनाओ। यदि आप इसके जस्ट बगल वाला ही पॉइंट बना देंगे तो एसेंशियली हम ये कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट को छूते हुए जा रही होगी लाइन, एंड दिस बिकम्स डेल्टा y बाय डेल्टा x, एंड इफ यू आर राइटिंग इसका स्लोप तो ये tan phi हो जाता है। सो इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि किसी भी कर्व की जो स्लोप होती है, कर्व की स्लोप इसलिए बोलते हैं क्योंकि टेंजेंट की स्लोप होती है, वो एसेंशियली उसका y के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव ही होता है। इसका नाम है y का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, ये सब इसके अलग अलग नाम है जो यदि किताब में आपने पढ़ा हो तो आपको उसमें मिल जाता है, राइट? को y को x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कर्व की स्लोप मिल जाती है उस जगह की। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई मान लीजिए ये मैंने, राइट, ये एक मैंने कर्व बना दिया और मेरे से बोला मुझे यहाँ की स्लोप चाहिए, इस जगह की स्लोप। तो हम क्या बोलते हैं, जिस जगह की स्लोप चाहिए भाई, राइट, उस जगह से आप एक टेंजेंट मार दें, ओके? और ये जो एंगल बन रहा होगा, ये जो एंगल बन रहा होगा थीटा, वो इस जगह पे dy by dx की वैल्यू होगा। दिस वुड बी योर tan थीटा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि y और x कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं जिनके बीच में कोई रिलेशन हो, तो उनका dy by dx करना एसेंशियली y का x के रिस्पेक्ट में इंस्टेंटेनियस वेरिएशन। हम लोग जो स्टार्ट विद टाइप के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे फिजिक्स में मैथ्स को कैसे लगा, मैथ्स की जहाँ जरूरत पड़ रही है बस उतनी सी। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें सोचना आसान पड़ता है, लेकिन मैथ्स बोलती नहीं भैया तुमको जनरल में। तो अब मैं चैट खोल रहा हूँ, ऑलराइट? आराम से एक डाउट पूछे, मैं उसके बाद चैट बंद करूंगा। जैसे मुझे कोई लॉजिकल रिलेवेंट डाउट दिखेगा, मैं चैट बंद करके उसका आंसर देना शुरू। tan थीटा स्लोप कैसे?
बेटा यदि अपन को थोड़ा सा 9th-10th की पढ़ाई करनी जरूरी है, 9th-10th में बेटा बताते हैं 10 थीटा स्लोप होती है, तो आप थोड़ा सा दोबारा अपनी मैथ्स की किताबें देख लीजिए 9th-10th की, उसमें मिल जाएगा। निखिल गोयल सेम आंसर। डीवाई बाय डीएक्स तो मैं बता दे रहा हूँ 10 थीटा की बता। थीटा भाई सीकेंट क्या होता है यार? सीकेंट होता है ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, और इसकी स्लोप क्या होगी? एक्स एक्सिस से इसका एंगल, तो एक्स एक्सिस से इसका एंगल का tan थीटा को स्लोप बोलते हैं। ये मेरे हिसाब से तो पढ़ाया जाता है 9th-10th में। अब या तो आपने 9th-10th की पढ़ाई नहीं करी है तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हो जाएगा, राइट। और यदि वो एक ही पॉइंट को छूते हुए जा रहा हो, एक ही पॉइंट को छूते हुए जा रहा हो, तो उसको बोल देते हैं टेंजेंट, राइट। किसी भी कर्व को एक ही पॉइंट को छूते जाते हैं उसको बोलते हैं टेंजेंट। और उसका जो एक्स एक्सिस से एंगल बनता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, उसको हम बोल देते हैं स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट, राइट। तो अभी तक हम इसको ज्योमेट्रिकली नापते थे, पर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इसको पास लेके आते जाएंगे सीकेंट को, तो वो एसेंशियली टेंजेंट बन जाएगी, और उसकी जो tan थीटा है tan फाई होगा, वो बेसिकली dy बाय dx हो जाएगा। ये हमने बोला है। बेटा जो लोग पिछली क्लास अटेंड नहीं की है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बता रहे हैं, ऑलराइट। प्लीज गो एंड अटेंड लास्ट क्लास। y tan phi is equal to dy by dx. Okay, अब ये केवल दिखा रहा है। This is the problem in only chat. y tan theta is equal to dy by dx। यदि आपने पिछली क्लास अटेंड करी होती तो हमने बोला था लिमिट ऑफ डेल्टा x जीरो अप्रोच करोगे तो ये पॉइंट खिसकते यहाँ आ जाएगा। ये खिसकते इतना पास आ जाएगा कि एसेंशियली ये दो की जगह सिर्फ एक ही पॉइंट रह जाएगा। दो की जगह यदि एक ही पॉइंट रह जाएगा, ऐसा इमेजिन करें, तो ये सीकेंट की जगह टेंजेंट हो जाएगी। लेकिन अभी भी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है उसमें लिमिट डेल्टा एक्स जीरो अप्रोच करने पर ये क्वांटिटी अब टेंजेंट की स्लोप बन गई, पहले जो थी सीकेंट की स्लोप थी, क्योंकि सीकेंट दो पॉइंट पर टच कर रहा था, टेंजेंट एक पॉइंट पर टच कर रहा था। पर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स स्लोप तो रिप्रेजेंट कर ही रहा था ना। स्लोप मतलब एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल का tan थीटा, तो वो जैसे जैसे मैं डेल्टा एक्स को पास लेते गया तो सीकेंट से टेंजेंट बन गया बस। और tan थीटा तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का डेफिनेशन है, सीकेंट की स्लोप कहलाती है। कितने लोगों को ट्रांजिशन समझ में आ गया? समझ में आ गया तो यस कर दीजिए। हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा, कोई प्रॉब्लम राइट। इतना परफेक्शन मुझे पढ़ाने में नहीं आया, सरस्वती विराज ने जो बोली पहली बार में सही बोल दिया, राइट। जिनकी जिह्वा पे सरस्वती विराज थी ऐसा बोलते हैं हिंदुस्तान में, उनकी बोली हुई बात एक बार में पकड़ में आ जाती है, राइट। इंसान में रोज थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है। बाकी एचसीवी का सेक्शन 2.9 आप जरूर पढ़ें, राइट। एचसीवी सेक्शन 2.9 एज्यूम कि आप थोड़ा थोड़ा साथ साथ पढ़ते रहते होंगे, बट यदि आपने नहीं पढ़ा तो यू शुड हैव रेड एचसीवी सेक्शन 2.9, राइट। जिन बच्चों ने डाउट पूछना है इससे रिलेवेंट जो भी डाउट पूछेंगे मुझे
मुझे कोई भी क्वेश्चन ऐसे बच्चे का नहीं मिल रहा है जिसने पिछली क्लास अटेंड करके पूछ रहा हो। राइट, जो बात मैं पिछली क्लास में बहुत टाइम लेके समझा चुका हूँ, वो डाउट्स ही बच्चे पूछ रहे हैं। राइट, राइट, तो प्लीज पिछली क्लास अटेंड करके ही ये क्लास अटेंड करें, तभी समझ में आएगा। नहीं तो आप जबरदस्ती खुद परेशान होंगे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और दूसरों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज पिछला क्लास अटेंड करिए, उसमें मैंने कैलकुलस में डी लिमिट का क्या मतलब है बहुत अच्छी तरह से समझा। प्लीज पिछली क्लास अटेंड करके बैठे बच्चों, अपना टाइम वेस्ट ना करें, अभी का भी टाइम वेस्ट करें आप अपना और आगे का। चलिए जी, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो इंसिडेंट स्टेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मिलेगी। पर मैथ्स वालों को जनरल वेरिएबल चाहिए होता है, तो डी बाय डी एक्स ऑफ वाई करेंगे तो वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर वाई एक्स के रिस्पेक्ट में इस मोमेंट पे कैसे वैरी कर रहा है, इस मोमेंट। राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ग्राफ के थ्रू बताता हूँ। राइट, एक कोशिश और करते हैं, ये सभी बच्चों के काम का जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड करी है उनके लिए भी और जिन्होंने नहीं करी है उनके लिए, तो सब ध्यान से सुनो। पर जो नहीं करें, आई एम ओनली टीचर प्रोबेबली ऑन दिस चैनल जो बोलेगा क्लास में मत बैठो, प्लीज लीव राइट नाउ। ऑलराइट, मेरे को व्यूज वगैरह का कोई चस्का नहीं है, मेरा फायदा उसमें कि आपको अच्छा समझ में आए। यदि आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी है तो माय रिक्वेस्ट टू यू इज प्लीज लीव दिस लेक्चर नाउ, गो बैक, लिसन टू द प्रीवियस लेक्चर। संडे भी है, ये लेक्चर और वो लेक्चर दोनों सुन के मंडे से आप टाइम, ट्यूसडे से आप टाइम से बैठने लग जाएं, तो फर्स्ट क्लास सब समझ में आएगा। मैं आपके पिछली क्लास के डाउट्स भी ले लूंगा, टेंशन मत लीजिए, हमेशा पिछली क्लास के डाउट्स। हाँ, अब जैसे कि हम से कोई पूछे, राइट, कि भाई जरा बताओ ए पर y बढ़ रहा है कि घट रहा है। राइट, y बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट होता है, क्या होता है कि हम इस जगह पर, ऑलराइट, इसकी स्लोप देखेंगे और हमको दिखेगी कि स्लोप पॉजिटिव है, तो हम कह देंगे dy बाय डी एक्स एट ए पॉजिटिव है, इसका मतलब y x के साथ बढ़ रहा है। किसी ने पूछ लिया हमसे कि जरा बताइए b पे क्या हो रहा है, तो आंखों से तो दिख रहा है कि मैं आगे जाऊंगा तो y घट रहा है। राइट, मैथमेटिक्स वाले इस बात को कैसे कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर अपन स्लोप देखेंगे b पर। राइट, तो b पे अपन ने स्लोप देखी, और जब हमने स्लोप देखी बच्चों, तो tan थीटा की वैल्यू, ये थीटा 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है, 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है, तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है। या फिर हम ये कहेंगे dy बाय डी एक्स एट b इज नेगेटिव। राइट, कोई पूछ ले कि एग्जैक्टली ये पॉइंट C पर y बढ़ रहा है कि घट रहा है। राइट, तो यदि यहाँ पर आप देखें तो ये tan थीटा की वैल्यू 0 आ रही है। राइट, 0 या 180 डिग्री चर्चा कह लीजिए। राइट, तो यहाँ पर dy बाय डी एक्स का वैल्यू एट C 0। राइट, यहाँ पर हमें ये जानने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि y क्या है और x क्या है। दिस इज व्हाट वी आर सीइंग। Still, if you have any relevant doubts and if you have attended my previous class, please you can ask. Right, कि y x के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है कि घट रहा है।
अपन को इतने अभी मैथ्स नहीं आती कि मैं आपको y और x की एग्जांपल्स दूं, राइट? आपको इतनी मैथ्स आ रही होती तो मैं ले लेता। और यदि अपन ने पुरानी बेसिक मैथ्स भी नहीं पढ़ी है तो फिर बेटा तकलीफ तो होगी। बेटा tan थीटा पॉजिटिव नेगेटिव तो पता होना चाहिए। tan थीटा 90 डिग्री से बड़े होने पर नेगेटिव होता है, ऐसा पढ़ा दिया गया क्या? देखिए वो भी पूछ रहे। तो बी पे आप देख सकते हैं स्लोप इज नेगेटिव क्योंकि इसका tan थीटा नेगेटिव। कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। यस, dy by dx को हम लोग स्लोप ऑफ कर्व, ओके, dy by dx को हम लोग ज्योमेट्रिकली स्लोप बोलते हैं। ज्योमेट्रिकली इट इज कॉल्ड स्लोप, मैथमेटिकली इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल, फिजिक्स वाइज इट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज, right? And to deal with variable things, this is the best method to approach any given situation. Variables के साथ डील करने के लिए इससे बढ़िया कोई और तरीका नहीं है to deal with variables, right? यदि varying चीज हमारे सामने आ जाए तो इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है to find out about things, okay? तो जब भी डी बाय डी एक्स बोले, राइट, तो देखिएगा मैं इसके तीन भाषा बोल रहा हूँ। फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारे लिए इस एक्स की जगह मैक्सिमम टाइम फिजिक्स में क्या चल रहा होगा? टाइम। तो हमको ये विद रिस्पेक्ट टू बोलने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में जैसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ v। भाई जैसे कि मैं ये बोलूं, या तो मैं बोल दूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर मैं बोल दूं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। दोनों बातें सेम। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख दूं, पोजीशन वेक्टर का चेंज which is same as rate of displacement, ठीक है? मैं बोल दूं instantaneous acceleration, या फिर मैं बोल दूं rate of change of velocity। दोनों बातें सेम, ठीक है? मैं इसकी जगह बोलना चाहूँ वेलोसिटी टाइम के ग्राफ की स्लोप, vt कर्व की स्लोप, हिंदी में लिख दिया मैंने, स्लोप ऑफ vt कर्व, वो भी एक्सेलरेशन ही है लेकिन वो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल लैंग्वेज, ग्राफ से कह रहे हैं। इंग्लिश में कह रहे हैं तो ये रहा, राइट, रेट ऑफ चेंज। और इंस्टेंटेनियस भी लगाते नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम अभी। इनफैक्ट व्हेन वी से वेलोसिटी, सो इट इज अंडरस्टूड इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हेन वी से एक्सेलरेशन, इट इज अंडरस्टूड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। व्हेन वी से रेट ऑफ चेंज, इट इज अंडरस्टूड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज के लिए अलग से बोलना पड़ता है भैया, एवरेज ही इंस्टेंटेनियस नहीं चाहिए। तो ये हो गया फिजिक्स वाला इंटरप्रिटेशन।
यहाँ पे आप बोलेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू लिखना नहीं पड़ रहा है। कितने लोगों को समझ में आया फिजिक्स में विद रिस्पेक्ट टू क्यों नहीं लिख रहे हैं अपन? क्योंकि अंडरस्टूड है भाई, समझ में आ गया तो यस कर दे। जैसे हम बोलते हैं वीटी ग्राफ का स्लोप, राइट? तो वो स्लोप वीटी ग्राफ का तो सब जगह अलग अलग होगा, राइट? सब जगह यदि आप टेंजेंट खींचेंगे तो अलग अलग स्लोप बना रही होगी। तो इसको देख के हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? बताइए इसको देख के हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल? वेरिएबल। जैसे कि इनमें से कौन सा करंट वेरिएबल था? इसमें करंट कैसे आ गया? ये मैंने I2 I1 क्यों लिख दिया? ये I2 I1 नहीं है, ये है चार्ज का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? हटाओ, right? So let's remove that. Let's play it little bit. All right. इन कर्व की स्लोप क्या बताएगी? चलिए ये बात, इन कर्व्स की स्लोप क्या बताएगी? किनको ये स्लोप भी अभी भी समझ में नहीं आ रहा? जिनको अभी भी स्लोप वाली बात समझ में नहीं आ रही है, ऑलराइट, उनसे पहले बात अब मुझे मान लीजिए कंपेयर करना, ऑलराइट, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज T1 या T2, राइट? ध्यान से सुनिएगा, किस समय पर चार्ज जाता है, T2 पर या T1? चार्ज किस समय जाता है, T1 पर कि T2? चार्ज की वैल्यू ऑब्वियसली T2 पे जाता है, देख रहे हैं, चार्ज की वैल्यू T2 पे जाता है। मैं ऑरेंज ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी ब्लू को एक मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ, ऑरेंज ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ऑरेंज ग्राफ। अब मुझसे कोई सवाल पूछिए, ऑलराइट, कि करंट की वैल्यू T2 पे जाता है कि T1 पे जाता है? करंट की वैल्यू, ऑरेंज ग्राफ, ऑरेंज ग्राफ। अब ये कैसे पता करेंगे कि किस पे जाता है? तो हम क्या कहते हैं कि फिजिक्स में तो अपन ने ये सीखा बच्चों कि I इज इक्वल टू dq बाय dt, और ग्राफिकली अपन ने सीखा कि dq बाय dt जो होता है वो एसेंशियली इस ग्राफ में स्लोप होता है। हमने ये सीखा कि एसेंशियली वो एक स्लोप होता है। हमने क्या देखा, यहाँ पे एक स्लोप की वैल्यू आई थीटा 1 और एक यहाँ पे स्लोप की वैल्यू आई
थीटा 2, कौन सा टेन थीटा बड़ा है? टेन थीटा 2 बड़ा है कि टेन थीटा 1 बड़ा है? साफ साफ दिख रहा है टेन थीटा 1 बड़ा है। टेन थीटा 1 बड़ा है तो करंट 1 मस्ट बी ग्रेटर देन करंट 2। इस तरह से हमें ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन करना थोड़ा सा आना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट की स्लोप होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। वो रिप्रेजेंट करती है डी बाय डी एक्स ऑफ दैट, और ये डी बाय डी एक्स ऑफ क्यू है तो डी बाय डी टी ऑफ क्यू विच इज करंट। बस इतना सा पता हो तो अपना काम है। लिख लें इसको। कितने लोगों को समझ में आया कि I1 इज ग्रेटर देन I2? हाँ कर दे, समझ में आ गया तो। नहीं समझ में आया तो नो कर दे। देखिए जो लोग नो कर रहे हैं प्लीज यदि रेलेवेंट डाउट लिखेंगे तो मैं जवाब दूंगा। बहुत सारे बच्चे कुछ भी रेलेवेंट नहीं लिख रहे हैं, इररेलेवेंट बातें लिख रहे हैं। टीवी की बारिश या बारिश आ गई, राइट? बोल रहे टेन थीटा ही नहीं मालूम, वो नहीं चलेगा। वो बेटा एक्सिस तक भी एक्सटेंड कर ले, पैरेलल लाइन के बीच में तो लाइनें सेम ही होती है। यहाँ से भी मैं एक्सिस के लिए जगह नहीं बची थी इसलिए नहीं किया, कर भी लूंगा तो इससे जो एंगल आएगा और इससे एंगल आएगा अलग अलग आ जाएगा क्या? ये भगवान। पैरेलल लाइंस के बीच में कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बोलते हैं उसको, तो नाम भी याद नहीं अब तो। ऑलराइट, ओके। ब्लू लाइन में T4 और T5 किस में करंट ज्यादा है? T4 पे कि T5? कहाँ करंट ज्यादा? क्यों सेम होगा? कोई रीजन लिखिए व्हाई इट इज सेम। स्ट्रेट लाइन है बाय डेफिनेशन, यहाँ से आप टेंजेंट खींचोगे वो सेम ही स्लोप बनाएगी। स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन ही होता है। दैट्स ऑल। ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। T4 T5 पे ब्लू वाला देखेंगे तो करंट का वैल्यू सेम। दिस इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ग्राफ बनाएंगे तो उसकी टेंजेंट की ये हो गए दो इंटरप्रिटेशन। तीसरा इंटरप्रिटेशन होता है प्योरली मैथमेटिकल, जहां पे हम कुछ नहीं सोचते, हम सिंपली ये बोल देते हैं कि भैया मुझे नहीं मालूम y कौन x कौन। मैंने रिचर्ड फेनमैन का लेक्चर डाला था, मैथमेटिशियंस डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। वो बोल देते हैं डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, बस वो ये। उनको ये बोल दो कि भाई देखो डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम नामक चीज है कोई, और उसका नाम हम करंट रख रहे हैं। बोलेंगे रख दो, आप करंट रख दो, करंट रख दो, करंट रख दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको तो ये समझ में आता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसके फॉर्मूले आप। ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है जहां पर वो सीधे फॉर्मूले पे जाते हैं। भैया तुम तो मुझे y बता दो, मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला बता दूं। उसका अंदर क्या मतलब है वो मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूं, और आज एक नया मतलब समझाया कि यदि अपन सीकेंट की स्लोप लेते थे तो एवरेज रेट आती थी, और टेंजेंट की स्लोप लेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस रेट आती है। बस तो तीन इंटरप्रिटेशन है। अब हम तीसरे पे जाएंगे क्योंकि उसके बिना अपना काम नहीं चलेगा। तो मैं
थोड़ा सा आलसी हूँ लिखने में, इसलिए वर्मा जी ने बढ़िया फॉर्मूले की टेबल दे रखी है, टेबल 2.1, राइट। तो इसको अपन चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो मैं साथ साथ समझा देता हूँ, कॉपी आप फिर करते रहिएगा, राइट। तो ये है भाई मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, इसको बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेना है। वो फॉर्मूले बड़े लोगों ने निकाले किसी तरीके से, एक्सी वर्मा में मिलेगी चैप्टर 2। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई y और x में कोई रिलेशनशिप तो होना पड़ेगा, तभी डेरिवेटिव निकाल। y और x रिलेटेड ही नहीं है तो कैसे उसके रिलेटिव आप बात करेंगे, राइट। y और x में कोई रिलेशनशिप नहीं है तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो y और x में क्या रिलेशनशिप है ये दे रखी है, और फिर फॉर्मूला दे रखा है कि dy by dx की वैल्यू क्या होगी। कहने का मतलब जैसे पहला ही फॉर्मूला में ले लूं तो वहां लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x की पावर है, मान लीजिए मेरे को किसी ने दे दिया y इज x क्यूब, और मुझसे पूछ लेता है dy by dx बताइए, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, मैं बोलूंगा dy by dx क्या होगा, यदि y ये है तो x की पावर n है, साथ साथ लिखिएगा प्लीज। तो ये कह रहा है n को तो लिख दो आगे, ये मैंने n को लिख दिया आगे, फिर बोल रहा है n माइनस 1 कर दो, मैंने n माइनस 1 कर दिया, तो ये आ गया 3x स्क्वायर। जैसे कि मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए मेरे को किसी ने दे दिया कि भाई वेलोसिटी जो है वो ऐसे वेरी कर रही है टी क्यू, जरा बता दो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मैं अच्छा ठीक है भाई बता दो, तो एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन इज डी बाय dt ऑफ v, डी बाय dt ऑफ v, और हमारे पास ऐसा फॉर्मूला कि y यदि हो x की पावर n तो d बाय dx ऑफ y जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो अब मेरे को ये v और t में रिलेशनशिप चाहिए, यदि ये रिलेशनशिप नहीं होता v और t में, और फिर आप मुझसे पूछ लेते भाई तुम तो ये रहने दो ये नहीं देगा मैं, लेट्स से दिस इज नॉट देयर, और के बोले a इज इक्वल टू d बाय dt बताओ a कितना होगा, आई कैन नॉट, आई नीड दिस रिलेशनशिप, एंड व्हेन आई लुक एट दिस रिलेशनशिप एंड कंपेयर इट विद दिस फॉर्मूला आई रियलाइज कि जब y x की टर्म में लिखा हो मतलब v t की टर्म्स में लिखा हो, y x की टर्म्स में लिखा हो मतलब v t की टर्म्स में लिखा हो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3, क्योंकि यहाँ पर मैंने y की जगह तो सोच लिया, ऑलराइट, ये v और x की जगह सोच लिया t, ये हो गया 3 इंटू t की पावर n माइनस 1, माइनस 1 3t। प्लीज लिखिए ये पूरी चीज, फिर अपनी बात लिख ले तो जब मार दीजिएगा। चलिए क्या डालते हैं यहाँ पे, बोले लिखने वाले बोले, जिन्होंने लिखा ही नहीं है प्लीज ना बोले। मैथ्स वाले क्या करेंगे अभी हम प्रूफ बताएंगे, मैथ्स से बताएंगे 12 की मैथ्स भी मैं ही पढ़ा दूँ। ठीक है, किसी ने मुझे ऐसा दे दिया Q इज इक्वल टू 4t क्यू, फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, करिए सो।
सब नाम भी नहीं सुने बेटा, मैं नहीं कवर कर पाऊंगा, पहले ही कह रहा हूँ। okay. So let's begin the solution. Now we know by definition, alright, कि current is dq by dt. तो q जो है, alright, वो d की पावर n की फॉर्म में दे रखा है अपन को, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई रोक नहीं रहा, 4 into dq। तो आप बोलेंगे सर 4 का क्या करूं? अरे भाई 4 जो है एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, एंड दिस इज मोर और लाइक डिवीजन। तो हम डिवीजन से जो मल्टीपल में नंबर होते हैं कांस्टेंट, उसको निकाल सकते हैं। तो इसको अपन बाहर निकाल के d by dt ऑफ dq वैसे सोच सकते हैं। और हमको मालूम है कि यदि y x की पावर n हो तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 तो बाहर आई सही, और ये ब्रैकेट में क्या आ गया, 3 into t into 3 की पावर -1। So this is becoming 12t square। ये आया करंट का जनरल फॉर्मूला। अब हम इस जनरल फॉर्मूले में t का वैल्यू पुट कर देंगे। t का वैल्यू पुट कर दिया 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 12 हो जा 48 एम्पियर। इससे करंट हो जाए। यहाँ पे कुछ बुद्धिमान लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो t की वैल्यू बोलेंगे सर हम तो पहले ही पुट कर देते हैं। जो बुद्धिमान लोग t की वैल्यू पहले ही पुट कर देंगे वो क्या बोलेंगे कि भैया चार्ज की वैल्यू है 4 into 2 का क्यूब विच इज 8, तो बोलेंगे चार्ज की वैल्यू 32 कूलम है एट t इज इक्वल टू 2। अब बोलेंगे जी इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। नाउ व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस, इट इज अ नंबर विच इज नॉट चेंजिंग, बिकॉज आपने 32 कूलम रख दिया। यदि आप ये लिखते तो इट वाज अ चेंजिंग थिंग, यदि आप ये रख देंगे तो इट इज नॉट चेंजिंग एनीमोर। सो इफ समथिंग इज नॉट चेंजिंग तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, 0। तो आप गधों की तरह आंसर दे देंगे करंट इज 0। तो वैल्यू ऑब्वियसली जब करंट का जनरल फॉर्मूला आ जाए तब रखनी है, पहले नहीं रख देनी है, क्योंकि पहले रख दिया तो उसकी वैल्यू आ गई और वो फिक्स वैल्यू, उसका रेट ऑफ चेंज कुछ नहीं होता। कितने लोगों को समझ में आई वैल्यू बाद में रखनी है टाइम की? और जिनको ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है घबराए नहीं, एचसीवी का सेक्शन पढ़ ले एक बार, अगली क्लास में वो फिर से समझा दूंगा यदि कोई डाउट। ओके, और 9 10th की मैथ्स देखिएगा क्योंकि उससे नीचे मैं नहीं जा पाता हूँ, उसकी आईटी की प्रॉब्लम। ओके, सो मैक्सिमम लोगों को बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला है। इसके अलावा भी फॉर्मूले यहाँ पे ब्रह्मा जी ने दे रखे, ओके, बट वी डोंट नीड देम राइट नाउ, बट यदि आप इनको याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑलराइट, ये सारे फॉर्मूले ब्रह्मा जी ने दे रखे। चलिए, अब ये हमारे लिए कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल तो मैंने अभी अभी यूज भी कर दिया और आप लोगों को बोला भी नहीं। ये रहा जो पहला रूल अभी अभी यूज किया था ना, अभी भी पहला रूल यूज। यदि कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई आ रहा हो तो बाहर निकाल सकते हैं, तो ये पहला रूल वर्मा जी ने दे रखा, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, वेरी वेरी इजी। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस नंबर को बाहर निकाल के डिफरेंशिएट कर लीजिए। ओके, अब मैं सेकंड रूल समझाने जा रहा हूँ, ये सेकंड रूल लिखा। ओके, सेकंड रूल के लिए इसको थोड़ा ढंग से सीखना है, तो कोई फॉर्मूला दूसरा भी ले सकते थे, बट ठीक है कर लेते अभी तो, क्योंकि हमें एक्स टू पावर n की ही जरूरत पड़ेगी, तो हम बेसिकली अपने आप को वहीं पर रेस्ट्रिक्ट रखेंगे। तो देखिएगा, यदि मैं आपको दे दूं कि भाई एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 3t क्यूब माइनस 2t प्लस 4 की तरह से वैरी हो रहा है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड आपको बतानी है कितनी होगी। सॉल्व, आराम से धीरे धीरे सॉल्व करें। कई बच्चों ने, मुझे ऐसा लग रहा है, डिफरेंशियल कैलकुलस की तरह प्रैक्टिस करी हुई है, ऑलराइट,
वो बच्चे जबरदस्ती दूसरों को परेशान ना करें। जो बच्चे अभी डिफरेंशियल कैलकुलस सीख रहे हैं मैं उनको सिखाना चाह रहा हूँ, राइट। तो आराम से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज लिखें। और आपके पास मैंने लिखा हुआ टेलीग्राम ग्रुप में कि हमेशा एचसी वर्मा रखें क्लास अटेंड करते हुए, राइट। तो आई होप आप सब लोग एचसी वर्मा लेके बैठते होंगे। इसका चार्जर का okay, so here we go. Velocity by definition is d by dt of s, d by dt of s, मतलब हमें इसको डिफरेंशिएट करना टाइम के स्पीड। अब यहाँ आप देखेंगे तो तीन अलग अलग है। तो हमारा जो ये वाला हमने पढ़ा था, यहाँ पे वो कह देते हैं वर्मा जी कि भाई आप ऐसे u प्लस v को अलग अलग तोड़ के डिफरेंशिएट कर सकते हो, u को अलग v को अलग, ऐसा क्या रखा है। सो लेट्स गो अहेड। तो अपन इसको अलग से कर ले, इसमें भी 3 को बाहर निकाल सकते हैं। सो 3 इंटू डी बाई डी टी ऑफ, या तो इसकी जगह एक नया कुछ लिखूं या सिंपली टी क्यू पे लिख के छोड़ सकता हूँ, हार्डली मैटर्स। -2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी, और थोड़ा सा आप लोगों को क्लैरिटी रहे इसलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पावर 1 प्लस डी बाई डी टी ऑफ 4 ऑनली। अब इसमें तो बाहर निकाल लूंगा तो अंदर 1 छोड़ दूंगा, 1 छोड़ लीजिए अंदर, हार्डली मैटर्स। पहली वाली टर्म का डेरिवेटिव 3 इंटू टी स्क्वायर, बहुत बार कर चुका हूँ, 2 इंटू 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1। यहाँ पे कुछ लिखना चाहो तो टी की पावर, इसको कई बार जो है लोग ऐसे भी लिख देते हैं बच्चों को समझाने के लिए कि इसको टी की पावर 0 लिख देते हैं अपन, राइट। प्रूफ करने के लिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, बट मुझे लगता है इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज नॉट इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये तो फिजिक्स से ही समझ में आना चाहिए कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होगा, मतलब ये वाला जुगाड़ से भी निकाला जा सकता है 0, बट आई डोंट लाइक दिस। मेरा कहना तो ये भैया आपको सीधे दिखना चाहिए, इफ इट्स अ कांस्टेंट तो इसका रेट ऑफ चेंज इज 0। फिर ये क्या बन गया हमारा 9t स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी की पावर 0 विच इज 1, वैल्यू पुट कर दिया 1 सेकेंड, तो ये बन गया 9 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 टी की पावर 0। सो ये हो गया आपका 7 मीटर पर सेकेंड। कितने लोगों का सेम आंसर था? सेम था तो यस कर दीजिए। जिनका डिफरेंट था पहले कॉपी कर लें और फिर डाउट के लिए तैयार हो जाए। जिनका आंसर डिफरेंट था प्लीज कॉपी एवरी, पहले कॉपी करेंगे फिर डाउट लेंगे, ताकि कम से कम कॉपी में सही सॉल्यूशन हो, ताकि लेक्चर के बाद तो कम से कम आप सही सीख सकें। तो प्लीज कॉपी कर लीजिए जिनका आंसर सेम नहीं था, फिर मैं डाउट के लिए चैट लिखूँ। 17% लोगों का आंसर सेम नहीं था, तो पहले कॉपी कर ले इसको। ओके, आई एम अज्यूमिंग आप कॉपी करके डाउट पूछ रहे होंगे। बोले इस पेन की लेंथ चेंज होने की रेट क्या है? What is rate of change of length of this pen? That's why I'm writing constant का derivative is 0.
दैट्स व्हाई हमें सिर्फ फॉर्मूले नहीं चाहिए होते, उसका मीनिंग भी चाहिए होता है। तो मैं सीधे बताया था कैलकुलस के फॉर्मूले होते हैं, काम खत्म। दैट इज द रीजन हम पहले वैल्यू नहीं पुट कर रहे, बाद में कर रहे। अरे दे रखिए यार, क्यों परेशान। चलिए आगे। So that was one of the rules that we would need. Then यदि आपके पास बुक है तो बेस्ट रहेगा, राइट। मैं बुक इसलिए कर रहा हूँ भाई ताकि जो फॉर्मूला बेस्ड चीजें उस पर रेफरेंस रहे कि अपन ने सब चीजें खत्म कर। सो मैं सी पढ़ाऊंगा, डी नहीं करा रहा हूँ, वो आप खुद कर लीजिएगा। सी आ जाएगा तो डी आ जाएगा, रेटेड ही है। तो यहाँ लिखा डी बाय डी एक्स ऑफ यूवी। ये डी बाय डी एक्स ऑफ यूवी मतलब क्या? मतलब कि u और v दोनों दो अलग अलग फंक्शन है, ऑलराइट, जो मल्टीप्लाई, तो उनका भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं जरा देखिएगा। डी बाय डी वी ऑफ यू वी लिख रहे तो देखिए, जब वर्मा जी लिख रहे हैं ये फॉर्मूला डी बाय डी एक्स ऑफ u इंटू वी, और वो फॉर्मूला दे रहे कि भाई इट इज u इंटू डी वी बाय डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ऐसा फॉर्मूला दिए। ओके, कहाँ से दिए? ये वर्मा जी ने भी नहीं दिया प्रूफ, हम भी नहीं दे रहे, मैथ्स वाले टीचर देंगे ना। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि चार्ज इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन टी। तो आप देखिए, ये वाली टर्म बेसिकली एक अलग फंक्शन है और ये वाली टर्म एक अलग फंक्शन है, जैसा आप इस टेबल में भी देख सकते हैं कि भाई ये देखिए, ये एक अलग फंक्शन चल रहा है, इसका फॉर्मूला अलग है। ये एक अलग फंक्शन चल रहा है, इसका फॉर्मूला अलग है। तो समझ में आया कि ये दो अलग अलग फंक्शन का मल्टीपल है। नहीं समझ में आया तो नो कर दीजिए, समझ में आ गया तो यस कर दीजिए। दोनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। तो यदि आप मुझसे कोई पूछ ले करंट, तो घबराने का जरूरत नहीं है, हम करंट निकाल सकते हैं। करंट इज d by dt of t स्क्वायर साइन t। तो हमने क्या किया, t स्क्वायर को बाहर लिख लिया और d by dt of साइन t लिखकर छोड़ दिया। प्लस क्या किया, फिर साइन t को बाहर लिख लिया। ऊपर से फॉर्मूला ही लेना है, साथ साथ जो भी लिखेंगे समझ में आ जाएगा। जो भी समझने का वेट करेंगे नहीं आता, ये स्टेप लिख के थम्स अप मार दीजिएगा कि भाई सर ये स्टेप लिख लीजिए। जैसे मैं खत्म करूं वैसे आप भी साथ साथ लिखते जाए। अब साइन टी का डेरिवेटिव आपके पास में अच्छी वर्मा खुली होगी तो उसमें लिखा होगा साइन टी का डेरिवेटिव। टी स्क्वायर ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे, साइन टी का डेरिवेटिव अपन कॉपी कर लेंगे, जो अच्छी वर्मा बगल में खुली है वहां कॉस टी लिखा हुआ है। ये साइन टी इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव अब तक याद हो जाना चाहिए, 2 इंटू टी की पावर 2। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर करंट। तो बड़े सीधे सीधे से फॉर्मूले भाई, और कुछ नहीं। अब भी कैलकुलस में यदि आपको डर लग रहा हो, यदि तो दोनों क्लास अटेंड करने के बावजूद तो पूछ सकते हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जिनको डर लग रहा है वो लोग एक बार पढ़ ले, मैं अगली क्लास में फिर समझा। भाई फिजिक्स की इंटरप्रिटेशन है, मैथ्स की इंटरप्रिटेशन है और फिजिक्स ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है, दो भी समझ में आ गई, तीसरी फिर समझा।
कोई प्रॉब्लम, फॉर्मूला प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला प्रैक्टिस से आ जाएगा। सवाल सॉल्व करेंगे आज। आगे बढ़ते हैं। टाइम गिवन होगा तो पुट कर देंगे। मान लीजिए मैं पूछा था करंट एट t इज इक्वल टू π/2, तो आप पुट कर दीजिए इसमें। पहले ही पुट कर देंगे तो एक चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। चार्ज की वैल्यू आ गई, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाए। ठीक है, पहले पुट करने से नाश्ते में खाने का सामान आता है, अंडा, राइट, गुड फॉर हेल्थ, बैड फॉर, तो दिमाग के लिए अच्छा। अंडा आता है, अंडा हर बार। चलिए यार, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, वो भी चूंकि आप लोगों को समझ में आ ही रहा है अभी, तो खत्म करते हैं उसको भी। राइट, ये ई वाला पहले लिख ले इसको, फिर मैं समझा। पहले लिख ले इसको। पता नहीं क्या है, राइट। So let's take a practical example to explain this. तो कुछ अजीब सा कुछ लिखा हुआ था वहां पे, कि भाई डी क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि वो प्रोडक्ट रूल जैसी एक फॉर्मूला है, आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो dy/dx को ये बोल रहा है कि जरूरत पड़े तो ऐसा लिख सकते हैं। तो पहली बात तो भैया जरूरत ही क्यों पड़ जाएगी, राइट। जरा समझिएगा, ये y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर ये बोल रहा है कि नहीं, इसको अपन dy/du into du/dx लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, जबरदस्ती u का वेरिएबल इंटरव्यू पुट किया। इनफैक्ट जब इसका डेरिवेटिव मैथ्स में करते हैं, इसका डेरिवेटिव डिराइव करते हैं, तो वहां पे वो मैथ्स वाले क्या करते हैं, इसको ऐसे बोल देते हैं, राइट, असेंशियली, और बोलते यही तो किया है यार। बोलोगे हाँ, जबरदस्ती मल्टीप्लाई किया, जबरदस्ती डिवाइड किया, और फिर ये बना। तो उनको कुछ बीच में कुछ मसाला डालना होता है, ताकि ऐसा लगे कि उन्होंने कुछ बड़ा काम किया है। तो वो मसाला वो डालेंगे, वो सब कुछ कर रहा, बट असेंशियली। तो मेरा कहना है इसकी जरूरत क्यों पड़ जाती है, मैं उसको सुनो क्या, लेट्स सी, कहीं पर कोई मुझे लिख के दे दिया dv/ds, v is velocity, s is displacement। अब हमें dv/dt पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। हमें ds/dt पता है क्या होता है, वेलोसिटी होता है। पर dv/ds तो जैसी कोई चीज हमने देखी नहीं, देखी।
ये देखिए, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, इसके जुगाड़ से कि वही हम इसको लिख देते हैं dv by dt। बाय ds लिखे थे, तो मैंने जबरदस्ती dt इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे लिख देते हैं dt बाय ds, जबरदस्ती dt कर दिया पुट। फिर हालांकि अलाउड नहीं है ऐसा करना मैथमेटिक्स में, बट फिजिक्स में हम अलाउ करके इसको लिख देते हैं dv बाय dt, तो ऐसे ही ऊपर विच इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, और इसको नीचे लेके आके राइट हम कह देते हैं कि भाई ये, या नीचे भी नहीं, उधर ले जाते हैं इसको राइट, तो हम वहां पे कह देते हैं ये dv बाय ds इंटू ds बाय dt, ये जाना चाहिए, इसको उधर ले। अब ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास इक्वेशन बन जाती है, v dv बाय ds इज इक्वल टू a। एक दिन इसकी बहुत जरूरत हमको पड़ने वाली, लिख लेते हैं। और भी इसके एग्जांपल लूंगा, तो dv बाय ds का हम अलग से कोई इंटरप्रिटेशन नहीं ले सकते, तो हमने क्या किया, dv बाय dt का ले लिया, जबरदस्ती dt इंट्रोड्यूस कर दिया, और ds को इधर ले गए, और dt बाय ds, और dt बाय ds को हमने कह दिया यार ये कुछ नहीं, वेलोसिटी का ही रेसिप्रोकल है, इसको पढ़ने बनता है। एसेंशियली क्या बन गया, कैसे देखना चाहे, a बटा v, डी बाई डी एस क्या बन गया, ये तो बन गया a, दिस इज a एंड दिस इज 1 बाय, तो ये इस फॉर्मूले का डायरेक्ट एप्लीकेशन मैंने करके दिखा। अभी इसका थोड़ा और डेंजरस एप्लीकेशन भी करके दिखाऊंगा, ऑलराइट। इसको चेन रूल के नाम से डरा के पढ़ाया जाता है, बहुत भयानक तरीके से पढ़ाया जाता है भाई इसको, चेन रूल, ऑलराइट। जबकि आप ऋषि वर्मा देखेंगे तो बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, वो तो एग्जाम्पल तक नहीं लिए इसके ऊपर, उसको ऐसे ही छोड़, क्योंकि हमको इसकी जरूरत ज़्यादा पड़ती है। कुछ पूछना यहाँ तक तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं आगे समझाऊँ। कोई लास्ट स्टेप की जरूरत ही नहीं, ये नीचे वेक्टर नहीं लगता, आप अभी वेक्टर्स की भी चिंता मत करें। मैथ्स वाले यही काम जो है, dt बाय ds को 1 बाय v लिखते हैं, पर ऐसे रिवर्स मल्टीप्लिकेशन करके नहीं लिखते, वो 2 स्टेप और लिखते हैं पीछे। चलिए देखिए, मान लीजिए मैं आपको एक मामला देता दोन खींच खींच के हमें कपड़ा प्रॉब्लम क्या है, 3 दिन नौ खींच लो। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो डी बाय dt ऑफ t की पावर n का तो है कि n इंटू t की पावर n माइनस 1, ये तो है हमारे पास।
स्क्वायर से नहीं हो रहा है, हमारी मुलाकात सीधे 3t स्क्वायर से नहीं हो रही, नॉट मीटिंग। भगवान उसके ऊपर भी एक अलग से +1 होकर पावर 1/3 लगी हुई। इसका थोड़ा और डेंजरस वर्जन देखना हो तो मैं डेंजरस वर्जन भी ले लेता हूँ। मान लो किसी ने हमें v दे दिया साइन ऑफ 2t स्क्वायर +2, तो अब मुझे साइन ऑफ t करना आता है, बट साइन ऑफ t नहीं, कुछ और t का कोई और ही फंक्शन है, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस केस में बड़े लोगों की एडवाइस को हम लोग थोड़ा सा खुद से पलट सकते हैं। कैसे? देखिए, मान लो v का फॉर्मूला ये नहीं होता, v का फॉर्मूला होता z की पावर 1/3, और z हमको किसी ने अलग से लिख के दे दिया कि भैया 3t स्क्वायर +1। तो मेरी बात समझिएगा, मुझे चाहिए एक्सेलरेशन जो कि कतई dv/dz नहीं है, dv/dt। पर v को मेरे लिए t के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल है क्योंकि डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, परंतु z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना संभव है क्योंकि डायरेक्ट फंक्शन है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? यूजिंग चेन रूल मैं लिख सकता हूँ dv/dz into dz/dt। z को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना संभव है क्योंकि डायरेक्ट फंक्शन है, और v को भी z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना संभव है क्योंकि डायरेक्ट z के रिस्पेक्ट में फंक्शन। यहाँ तक पहले लिख ले, जब मैं पूरा खत्म करूंगा तो मैं डाउट बिल्कुल लूंगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा साथ साथ, लिख के बिना नहीं होता। तो मैंने v को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया 1/3 इंटू z की पावर 1/3 -1, ये पहला वाला। z को मैंने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया 3 इंटू 2t, ये बचेगा, +1 को डिफरेंशिएट किया तो 0 आ गया। आप बोलेंगे सर z जैसी कोई चीज तो ओरिजिनल प्रॉब्लम में थी नहीं। हाँ भाई, हमें भी नहीं चाहिए z, ओरिजिनल प्रॉब्लम में नहीं थी, तो हम लोग अब z का ये वाला वैल्यू इधर पुट कर देंगे, तो ये एक्सेलरेशन का गंदा सा लेकिन कुछ रिजल्ट आ जाएगा। कंपेयर टू रिजल्ट नहीं आने से तो बेटर है कि कोई रिजल्ट तो आ गया। तो a इज इक्वल टू 1/3 3t स्क्वायर -1 की पावर -2/3 इंटू 6t। लिख लें यहाँ तक। अब हमारे पास a पूरा t की टर्म्स में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन चलता है, राइट? पहले लिख लें, लिख के थम्स अप मार दे, समझ में आने की कोई गारंटी नहीं है, लिखने की गारंटी ले सकते हैं आप, साथ साथ लिखिए। मैं शुरू से एक बार समझा रहा हूं, फिर बोल लूंगा, फिर डाउट। भाई v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर +1 लिया, क्या मैं सीधे फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता सीधे फॉर्मूला? क्योंकि t की डायरेक्ट पावर नहीं है, t के साथ कुछ और भी घटना होगी, हमें डायरेक्ट पावर चाहिए। जैसे क्या मैं इसके अंदर सीधे सीधे साइन का फंक्शन लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकते। मेरे पास जो फॉर्मूला है वो साइन t के डेरिवेटिव का है, ये तो साइन t है ही नहीं, साइन t ऑफ समथिंग है। या यूं समझ लीजिए, मुझे कोई लिख के दे दे e की पावर साइन ऑफ 3t स्क्वायर, तो क्या मैं सीधे सीधे e की पावर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता, क्योंकि e की पावर t का फॉर्मूला, e की पावर साइन का फॉर्मूला थोड़ी है मेरे पास। मैं फंक्शन के फंक्शन बनाए चले जाऊं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए जुगाड़ हम आपको सिखा रहे हैं कि भाई t का डायरेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, तो अपन ने अंदर ब्रैकेट में इस पावर के बाहर जो भी समान था, जो भी समान इस पावर के अंदर था, उसको एक नया वेरिएबल किया और z की वैल्यू ऑब्वियसली जो पावर के अंदर का समान था तो v मिल गया। तो क्या मैं a को dv/dz कह सकता हूँ? नहीं, a इज नॉट dv/dz, ये तो dv/dt है। तो फिर अपन ने चेन रूल लगाया, उसने क्या बोला कि तू v को t के रिस्पेक्ट में नहीं, चल z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ले। क्यों?
मल्टीप्लाइड बाय dz बाय dt। क्यों? ये तो फॉर्मूला है कि v को यदि अपन dt के एस्पेक्ट में डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर रहे तो z के एस्पेक्ट में कर लो, z को t के एस्पेक्ट में करें, फिर dv बाय dz की वैल्यू लिखती z, बहुत आसान है फॉर्मूला। तो ये आ गया 1/3 z की पावर 1/3 माइनस, फिर अपन ने z को डिफरेंशिएट किया किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया? 3 बाहर निकल गया इनटू 2t की पावर माइनस 2 इनटू t की पावर माइनस 2 की पावर माइनस 1 में कर चुका, तो ये आ गया और 1 का डेरिवेटिव 0। और ये अपन ने फिर z को फाइनली रिप्लेस कर दिया। z को फाइनली रिप्लेस क्यों कर दिया? क्योंकि z तो कभी था ही नहीं, वो तो जबरदस्ती पुट किया था। तो 3t स्क्वायर माइनस, अरे यहाँ माइनस 1 नहीं आ प्लस 1, सॉरी 3t स्क्वायर प्लस 1, पता नहीं माइनस कर दिया। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन, राइट? पूछिए जी, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस का, चेन रूल। इससे ज्यादा अभी हमें जरूरत कभी नहीं पड़ने वाली। दिस इज द मैक्सिमम दैट वी विल बी नीड। इससे ऊपर हमें जाना है। कब यूज करना पड़ेगा? शायद ही कभी यूज। ये भी बहुत कम यूज करना। हाँ, मैं क्वेश्चंस दे दूंगा, क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा मैं कैलकुलस की प्रैक्टिस के नोट। ठीक है, चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी कर लेते हैं चेन रूल की। चलिए जी, चेन रूल की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग थोड़ी सी, ठीक है? क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बोले, नहीं तो बाकी लोग सुन। Q and omega are constants। मैंने लिख दिया Q and omega are constant। हाँ, ब्रैकेट के अंदर है साइन के। क्वेश्चन में कोई डाउट है? नहीं है। P is the only variable। सूत्र पर वो खुंदे नहीं अभी सॉल्यूशन तो है तो ना को खुंदे सकता देखिए 10 मिनट वो तेरे चेहरा पे कौन है? मैं शुरू कर रहा हूँ वो खुंदे तो या वेट करो? वेट की शुरू करूँ? चलिए 1 मिनट के लिए और वेट कर देते हैं। So let's see omega t plus pi by 6 is some other variable x। ठीक है,
मैं इसको लिख सकता हूँ dq by dx into dx by dt। लिखते जाएगा साथ साथ स्टेप, क्योंकि सीधे सीधे टी होता तो मैं लिख देता, सीधे सीधे टी नहीं है इसलिए मैंने अलग से। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा साइन का फंक्शन, चार्ज का फंक्शन क्या हो गया, q साइन x हो गया। क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ? यस, q साइन x का डेरिवेटिव cos x से आप देख सकते हैं, ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। दिस इज डन। अब dx by dt लिख देता हूँ मैं अलग कलर से। x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करूंगा, कांस्टेंट है, ओमेगा t को डिफरेंशिएट किया तो ओमेगा t का डेरिवेटिव हो जाएगा सिंपली ओमेगा, क्योंकि t का डेरिवेटिव आप चाहें तो मैं लिख देता हूँ 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1 प्लस 0 hence I get current is equal to q ओमेगा, क्योंकि ये हो गया 1 cos x which is q omega cos omega t plus pi by 6, t का वैल्यू पुट कर दीजिए at t is equals to 0, current becomes q omega cos pi by 6 which is root 3 by 2, hence answer is q omega root 3 by 2। ये इतनी मैथ्स भी आपको 12th में जरूरत पड़ेगी कैलकुलस की। ये 12th का सवाल, 12th की फिजिक्स से लिया हुआ, 11th में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब पड़ेगी एसएचएम में 11th के एंड में, और चार्ज के टर्म्स में कर दे तो 12th। कितने लोगों का आंसर सही था? How many of you got it right? Only 50%. जिनका गलत है कॉपी कर लें स्टेप्स। स्टेप्स कॉपी कर लिया तो इट्स ओपन फॉर डाउट्स, पूछिए। जिनसे नहीं आया तो आंसर बोलिए। कौन से स्टेप नहीं समझ में आ रही? सेकंड स्टेप मतलब क्या भी? dx by dt को कैसे किया? वाह, इस चीज का डेरिवेटिव नहीं आ रहा आपके समझ, चलिए समझा दें। d by dt ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाय 6 करने को हमसे बोला गया, तो हमने इसके दो टुकड़े कर लिए, एक d by dt ऑफ ओमेगा t, एक d by dt ऑफ अ नंबर। ये डेरिवेटिव हो गया 0 और ओमेगा बाहर निकाल के दूसरा डेरिवेटिव ये है। सिंपल थिंग जिसको बहुत डरावना सा लोग बन के रखते हैं, और सबसे बड़ा रीजन है समझ नहीं आता कर क्यों रहे। भाई कुछ नहीं कर रहे, वेलोसिटी को कर रहे, तो एक्सीलरेशन के लिए निकालने के लिए कर रहे, लाइक दिस, ठीक है। सो चलिए, हाँ, डन विद डिफरेंशियल कैलकुलस फॉर नाउ। फिर जब जरूरत पड़ेगी और उसके साथ साथ सिखा देंगे।
फिलहाल लेट्स कम बैक टू वेलोसिटी एंड स्पीड. ठीक है, तो स्पीड, तो स्पीड दो तरह की होती है. एक इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसको प्रैक्टिकली हम लोग क्या बोल देते हैं, सिर्फ स्पीड, राइट, जो कि क्या हो जाती है, d by dt ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. और दूसरी होती है एवरेज स्पीड, राइट, वो क्या होती है, दैट इज टोटल डिस्टेंस traveled upon total time, right, total distance traveled upon total time. कुछ कहना चाहते हैं कुछ लोग, चेहरे बना रहे हैं अजीब से. Okay, any doubts? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम. तो जो आप गाड़ी में भी आप बैठे हुए हैं, ऑलराइट, तो वो जो स्पीडोमीटर दिखा रहा होता है, वो क्या दिखाता है, एवरेज स्पीड की सिर्फ स्पीड. हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड या स्पीड एक ही चीज, राइट. तो 2 घंटे भी हम, राइट, ए से बी गए, टू आवर्स, राइट, 2 hours we traveled and it was 200 kilometers, sorry, it was 120 kilometers. तो क्या हम एवरेज स्पीड बता सकते हैं? यस. कितनी आ जाएगी एवरेज स्पीड? 120 किलोमीटर बाय 2 hours, which is 60 किलोमीटर पर आवर, राइट. क्या हम हर इंस्टेंट की स्पीड बता सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे? कैन वी टेल इंस्टेंटेनियस स्पीड एट ऑल मोमेंट्स बाय जस्ट दिस इंफॉर्मेशन? नो, वी कैन नॉट. We cannot find out instantaneous speed by this information, but we can find average speed. On the other hand, मैंने आपको एक गाड़ी का स्पीडोमीटर का फोटो दिखा दिया, सिर्फ फोटो दे दिया खींच के, 100 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है. Can you tell me instantaneous speed at which this photograph was taken? Yes. Now you can tell me that is 100. यही है. उस मोमेंट का यदि मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछूं तो आप बता सकते हैं कि यस सर इट इज 100. पर मैं पूछूं इसके बेसिस पे आप बता दीजिए उसका एवरेज स्पीड कितना आ रहा होगा. वो पता ही नहीं भाई कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन, तो एवरेज नहीं निकाल. So एवरेज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड चाहिए होगा उसके लिए. टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम. और इंस्टेंटेनियस स्पीड तो बस उस मोमेंट. ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग कैलकुलस का थोड़ा सा एप्लीकेशन और लेंगे, और होमवर्क में इधर पुट कर दूंगा तो आप कर लीजिएगा. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय. इसको यार प्लीज यूज करे तो चार्ज करो.